दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 28 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए लगातार हम तैयारी करते जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन बैंक की सहायता से हम क्या है तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, ओके, क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है तो आपका इसी में से क्वेश्चन रहेगा और आप क्या है अगर तैयार कर लेते हैं तो आप फुल स्कोर करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर में। ओके, तो ये आपका लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको क्या है 5 अध्याय आने हैं त्रैमासिक परीक्षा में, तो 5वां अध्याय के आपकी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे। फिर पार्ट 3 में मैंने दोस्तों आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए थे। अभी दोस्तों हमारे अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो हम इस वीडियो में क्या है कंप्लीट कवर कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी टोटल 4 वीडियो में आपके देख लेते हैं तो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाता है, सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 वीडियो को आप पढ़ लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के पेपर में आप तबाही मचा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं अध्याय 3 के हमें क्या है क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो अध्याय दोस्तों हमारा 3 है उत्पादन तथा लागत। इसके क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी, कि अल्पकाल अवधि से क्या आशय है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो अल्पकाल अवधि से क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र में अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कम से कम एक कारक स्थिर हो रहता है और अन्य कारक परिवर्तनीय होते हैं, जिसके कारण फर्म अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया घटा सकती है। ये आपकी अल्पकाल अवधि के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कहा जाता है क्वेश्चन है, दीर्घकाल अवधि से क्या तात्पर्य है। तो दीर्घकाल अवधि से हमारा क्या तात्पर्य होता है। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, यानी दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, यानी कोई भी कारक स्थिर नहीं रहता है, जिसमें कंपनी अपने उत्पादन को और लागत में पूरी तरह से समायोजन कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो ये आपका उत्पादन फलन क्या होता है, किसी फर्म द्वारा उत्पादन के विभिन्न आगतों जैसे श्रम पूंजी भूमि और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन यानी आउटपुट के बीच का संबंध को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि किसी निश्चित समय अवधि में दिए गए साधनों का प्रयोग करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो ये आपका उत्पादन फलन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कुल उत्पादन का अर्थ लिखिए। तो कुल उत्पादन क्या होता है। तो कुल उत्पादन से अभिप्राय किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के स्थिति और परिवर्तनीय कारकों के एक विशिष्ट समूह का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से है। नेक्स्ट है आपका सीमांत उत्पादन का अर्थ लिखिए। सब 2 नंबर के हैं तो 2 लाइन में आपको बता देना है। तो सीमांत उत्पादन का अर्थ क्या होता है कि वह अतिरिक्त उत्पादन है जो उत्पादन प्रक्रिया में किसी इनपुट जैसे श्रम पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने से उत्पन्न होता है, जबकि अन्य इनपुट स्थिर हो। यह इनपुट की एक और इकाई के उत्पादन में योगदान को दर्शाता है। फिर पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन के 2 या अधिक साधनों में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार के को हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। लागत का अर्थ लिखिए। तो लागत क्या होता है। लागत वह मौद्रिक मूल्य है जो किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने या फिर उत्पादित करने या फिर बनाने के लिए क्या खर्च किया जाता है, वह हमारा लागत कहलाता है। नेक्स्ट, अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं। तो अल्पकालीन लागत वह लागत होती है जो एक फर्म को तब आती है जब वह उत्पादन के एक ऐसे चरण में होती है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक निश्चित रहता है। कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन लागत में एक जो उत्पादन का कारक होता है वो निश्चित रहता है, जबकि जो कुछ कारक होते हैं वो क्या परिवर्तनशील होते हैं। इसमें जो निश्चित लागत होता है जैसे आपका किराया, और परिवर्तनशील लागत में आता है कौन सी आपके कच्चे माल मजदूरी, ये दोनों चीजें इसमें शामिल होती है। तो अल्पकालीन लागत में आपके निश्चित लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो स्थिर लागत वह लागत है जो किसी उत्पादन स्तर पर बदलती नहीं है, भले ही उत्पादन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए। ऐसी लागतें होती हैं जिन्हें किसी व्यवसाय के उत्पादन के स्तर से परवाह किए बिना हमें वहन करना पड़ता है। जैसे आपका हो जाए कारखाने का किराया। ओके, अगर आप दुकान लेते हैं तो आपकी दुकान आपने ली ओके मार्केट में, तो आपकी दुकान चले या न चले इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन आपका जो दुकान का किराया होगा वो तो आपको क्या है हर महीने आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके क्या स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए। तो परिवर्तनशील लागत वह व्यावसायिक व्यय है जो उत्पादन या सेवाओं की मात्रा के साथ सीधे बदलता है। उत्पादन बढ़ने पर ये लागत बढ़ती है, उत्पादन घटने पर ये घटती है। नाम ही परिवर्तनशील लागत जो क्या बदल रही है। उत्पादन बढ़ेगा तो ये लागतें भी बढ़ेंगी, उत्पादन घटेगा तो ये भी घट जाती है। जैसे आपका कच्चा माल हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणा समझाइए। तो अर्थशास्त्र में अल्पकाल की अवधि जिसमें क्या उत्पादन के कम, जो भी हम जस्ट पढ़ चुके होंगे
सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन अभी देखे अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में बताया। कई सारे क्वेश्चन यहाँ क्या रिपीट हो रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर में जिस हिसाब से लिखना चाहिए मैंने उस हिसाब से आपको यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कुल लागत तथा सीमांत उत्पादन के संबंध बताना है आपको। तो कुल लागत और आपका सीमांत उत्पादन में संबंध, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच संबंध यह है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत का अधिकतम होता है। ये पूरा आपका संबंध दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है औसत लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं, तो यू आकार के क्यों होते हैं। तो औसत लागत वक्र यू आकार किस लिए होते हैं, क्योंकि उत्पादन के शुरुआती स्तरों में पैमाने संबंधी लाभ के कारण लागत कम होती है। तो आपको क्या लागतें पहले कम होती है इस प्रकार से। तो औसत स्थिर लागत को अधिक उत्पादन इकाइयों में फैलाया जाता है, लेकिन बाद में घटते प्रतिफल से पैमाने में अमितव्यता के कारण क्या है लगातार क्या है बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से आपको यू आकृति का बनता है। पैमाने के हासमान प्रतिफल को समझाइए। तो ये आपका पैमाने के हासमान प्रतिफल का दिया है। हासमान उत्पादन के नियम पूछा जा रहा है, तो हासमान उत्पादन का नियम दिया गया। सबको कहने का जितना शॉर्ट हो सकता है उससे शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। ओके, तो ये आपको क्या है तैयार करते जाना, पूरा आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ देखिए पैमाने का हासमान प्रतिफल को समझाया है, फिर हासमान उत्पादन नियम को, फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं लिखनी है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की। पहला है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरा है घटते प्रतिफल की अवस्था, तीसरा है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ये बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का उदाहरण। स्थिर लागत जो स्थिर हो, जैसे आपके कारखाने का किराया। ओके, कारखाने का किराया है तो आपका निश्चित लागत स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा। परिवर्तनशील लागत में आएगा कच्चे माल की जो लागत है वो आपकी परिवर्तनशील लागत है। अगर आप ज़्यादा सामान आपका बेचेंगे तो आपको क्या ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, और आपका सामान की बिक्री नहीं हो रही है ओके, तो आपको कम कच्चा माल चाहिए। तो जो आपके इस पर डिपेंड कर रहा है, आपके बिक्री पर डिपेंड कर रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके। फिर नेक्स्ट सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर आपको बताना है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना है। सीमांत लागत क्या है, एक अतिरिक्त इकाई में उत्पादन की लागत है, जबकि औसत लागत सभी उत्पादित इकाइयों की कुल लागतों की इकाई की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बाकी देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो इससे आपको यहाँ क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन दिए, तो इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं सिलेक्टेड, तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में आपको समझाना है। तो ये आपको बताया जा रहा है लागत फलन की संकल्पनाओं के बारे में, तो इसे आपको देख लेना है और तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टाइप के थोड़ा क्वेश्चन। लॉन्ग टाइम में पहला हमारा कि उत्पादन फलन की संकल्पनाओं को समझाइए। तो ये आपका रहने वाला उत्पादन फलन की संकल्पना। ओके, इसे आप और भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ थोड़ी शॉर्ट टाइम में दिया है। ये आपका मेन पॉइंट रहने वाला है उत्पादन फलन के बारे में, कि उत्पादन फलन किसी फर्म की आगतों और निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध को क्या दर्शाता है। यह बताता है कि दिए गए समय अवधि में और निश्चित तकनीकी के तहत विभिन्न आगतों का संयोजन से अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, यहाँ आपको जो तैयार करना है कि पैमाने के प्रतिफल तथा परिवर्ती अनुपातों के नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया है पैमाने के प्रतिफल और परिवर्ती अनुपातों के नियम में अंतर। तो कि अंतर में किस बार से बताया जा रहा है, जैसे परिवर्तनशील अनुपात है वो क्या होता है, इसमें एक साधन परिवर्तनशील होता है, अन्य साधन स्थिर रहते हैं। कि पैमाने के प्रतिफल में इसमें उत्पत्ति के साधन सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील अनुपात में यह अल्पकाल से संबंधित है, जबकि पैमाने के प्रतिफल आपका दीर्घकाल से संबंधित होता है। परिवर्तनशील अनुपात में इसमें साधनों का अनुपात बदलता है, पैमाने के प्रतिफल में साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। ये आपका अंतर दिया हुआ है। ओके, जैसे नेक्स्ट आपको देखना है सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत पर निर्भर है। क्या आप सहमत हैं, और सहमत है तो क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको बताना है हाँ यह सच है कि सीमांत लागत का मुख्य रूप से परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, और भी आपको यहाँ कारण बताए जा रहे हैं। ओके, अगर आप इस बात से सहमत है तो क्यों है, तो इसे उसके कारण भी यहाँ पॉइंट में बताए जा रहे हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखना है स्थिर लागत दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है, क्यों। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है कि जो स्थिर लागतें होती हैं दीर्घकाल में समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी कारक स्थिर नहीं होता, बल्कि सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। इस लंबी अवधि में कंपनी अपनी उत्पादन सुविधाएं हैं, जैसे कारखानों के आकार, मशीनी के बदलने की लचीलापन, जिससे वे क्या अपनी स्थिर लागतों को पूरी तरह से क्या समाप्त या समायोजित कर सकती हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ तैयार करके रखना है पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को समझाइए।
ये दोस्तों आपका दिया हुआ जा रहा है पैमाने के प्रतिफल के बारे में, तो इसे आपको तैयार करना है। बाकी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, शॉर्ट टाइम में आपका पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताया है, बस उसको आपको क्या लॉन्ग में अगर पूछा जाए तो थोड़ा डिटेल से बताना है। ओके, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल, तो उनके बारे में आपको क्या 2 लाइन आपको थोड़ा डिटेल से बताना है, तो आपको फिर क्या है वो पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। इसके दोस्तों आपके आगे ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो लॉन्ग में अध्याय 3 से इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करा दिए। बाकी और अपनी तरफ से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको कवर करा दिए। नेक्स्ट हमारा अध्याय है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति फर्म का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमारा पहला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 3 विशेषताएं लिखी। यहाँ से दोस्तों आपके 3 नंबर क्वेश्चन रहते हैं। ओके, देख ले पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 3 विशेषता आपकी कौन कौन सी होती है। जैसे आपके ये 3 विशेषताएं कि क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, उत्पाद की एक रूपता, मुक्त प्रवेश और निवास, ये सभी आपके क्या है तीनों आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं। तैयार कर लेना है। 3 नंबर में रहेगा तो पहले तो आपको पॉइंट बनाना है और उसके अंदर 2 आपको लाइन लिखना है। सिंपल आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा है काल्पनिक स्थिति है, समझाइए। तो बस वही लगभग पॉइंट आपके इसमें भी आपको रहने वाले हैं। ओके, वही पॉइंट लिखना है, थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बस बदलना है। बाकी देखिए वही पॉइंट आपके दिए हुए हैं। जैसे लिखा है कि क्रेता और विक्रेता की ज्यादा संख्या, क्योंकि ये क्या है वास्तविकता में क्या है होता है कि ज्यादा संख्या यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन हम देखते हैं किसी वस्तु की उत्पादन सिर्फ 1 या 2 होते हैं, जबकि उपभोक्ता की संख्या क्या करोड़ों में होती है। जैसे वस्तुओं की एक रूपता, ओके, तो वस्तुओं की एक रूपता भी हमें क्या है बाजार में देखने को नहीं मिलती है। ओके, हर कंपनी के जैसे प्रोडक्ट है तो उसकी मात्रा, आकार, गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति काल्पनिक स्थिति बताया जा रहा है। क्लियर है किस प्रकार से आपको लिखना है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाभ अधिकतमीकरण को समझाइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो। लाभ अधिकतमीकरण से ज्यादा उससे उसकी शर्तें आती हैं पेपर में। एमपीओडम 23 में, एमपीओडम 24 में क्रम से लगातार 2 साल आया है। ओके, तो ये आपके दिया हुआ है, तैयार कर लिए। लाभ अधिकतमीकरण वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ओके, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ के रखना है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पूर्ति का नियम चित्र द्वारा समझाइए। पूर्ति का नियम आपको चित्र द्वारा बताना है। तो ये आपका पूर्ति का नियम बताया जा रहा है। ये सब आपका पूर्ति का नियम यहाँ दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से बताया है, तो ये आपका चित्र के साथ दिया हुआ है। ये आपका डायग्राम रहने वाला है, और फिर आपको जो डायग्राम बना है उसके बारे में भी आपको समझाना होगा, तो उसके डायग्राम के बारे में दिया हुआ है। तो है आपका पूर्ति का नियम। पहले आपकी ये 2 लाइन रहने वाली हैं, फिर आपका डायग्राम और उसके बारे में आपका रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 5वां कि एक फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले 3 तत्वों को लिखिए। तो एक फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से? जैसे प्रौद्योगिकी है, उत्पादन की लागत है, सरकारी नीतियां हैं, ये सभी आपकी पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बाजार पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, समझाइए। तो बाजार पूर्ति वक्र के बारे में बताया जा रहा है कि बाजार पूर्ति वक्र एक ग्राफ होता है जो दर्शाता है कि वस्तु या सेवा की अलग अलग कीमतों पर सभी उत्पादक कितनी कुल मात्रा में आपूर्ति करने तैयार हैं। यह सभी व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों को क्षैतिज योग होता है। यह वक्र आमतौर पर ऊपर की ओर झुका होता है, जो दिखाता है कि जब कीमत बढ़ती है तो कुल आपूर्ति भी बढ़ती है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन 7वां और जैसे 8वां क्वेश्चन अपनी तरफ से आप देख लीजिएगा। 9वां में आपको बता दूं औसत सहप्राप्ति और तथा सीमांत सहप्राप्ति को समझाइए। बाकी देखिए यहाँ बात करें तो इससे आपके टोटल कम से 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 25 में से आपको मेन जो है आपके मैं कवर करा ही दे रहा हूँ, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप तैयार कर ले तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे से कुछ अध्याय से क्वेश्चन आपके आएंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे, तो कम से कम 25 में 15 क्वेश्चन आपको पढ़ के तो रखना ही। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है तो मैं फोकस करते ही जा रहा हूँ। औसत सहप्राप्ति और सीमांत सहप्राप्ति को आपको समझाना है, तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये आपका दिया है औसत सहप्राप्ति के बारे में, और आपका तो औसत सहप्राप्ति से बेची गई वस्तु की औसत मूल्य से है। यदि कुल आगम में फर्म की बिक्री की मात्रा में भाग दे दिया जाए तो औसत सहप्राप्ति निकल जाती है, और वस्तु के एकत्रित इकाई बेचने से कुल आगम में वृद्धि हो जाती है, तो सीमांत सहप्राप्ति कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्ति का नियम लिखिए। पूर्ति के नियम आपको बताना, तो यह का पूर्ति का नियम आपका दिया हुआ है, वैसे आपको तैयार करना। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइप को तैयार किया बताया गया। ओके, और आपको ग्राफ के साथ समझाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समान लाभ किसे कहते हैं, असमान लाभ का अर्थ लिखिए। तो ये आपका बताया जा रहा है समान लाभ, असमान लाभ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, कई 4 से 5 घंटे मैंने लगातार मेहनत की है, तब ये मैं आपको क्या सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ।
तो केवल सॉल्यूशन तैयार करने में। ओके, और वीडियो बनाने में वो तो अलग मेहनत रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने सॉल्यूशन आपको परफेक्ट तैयार किया है, ताकि आप क्या है आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। डायरेक्ट आप वीडियो को देखें, सॉल्यूशन आपको परफेक्ट मिल रहा है, थोड़ा आपको क्या है तैयार करते जाना है। ओके, तो सामान्य लाभ किसे कहते हैं और असामान्य लाभ के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, तो बाजार पूर्ति वक्र के बारे में आपका दिया हुआ है कि एक ग्राफ होता है जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत और बाजार में सभी उत्पादकों द्वारा उस कीमत पर आपूर्ति की जाने वाली कुल मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह बाजार में सभी व्यक्तिगत आपूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग से बनता है। ओके, और आमतौर से पर ये क्या ऊपर की ओर झुकाव होता है, जिसका अर्थ होता है कीमतें बढ़ने पर कुल आपूर्ति बढ़ जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ति की लोच का अर्थ लिखिए। तो पूर्ति की लोच के बारे में आपका दिया जा रहा है आपको जब पूर्ति, तो पूर्ति की लोच का अर्थ होता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी आपूर्ति होने वाले परिवर्तन की मात्रा की माप है। ये आपका दिया है पूर्ति लोच का अर्थ। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं। वही है जो हमने देखा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, वही आपका रहने वाला है। सिंपल आपका ये रहने वाला है। जहाँ क्या क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो, ओके, और वस्तु एक समान मूल्य पर खरीदी बेची जाए, ये सब क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बातें बताया जा रहा है। ओके, वही हमने क्या पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं पढ़ा है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्म के संतुलन बिंदु पर MR तथा वक्र MC वक्र को नीचे से क्यों करना चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है कि MR वक्र MC वक्र को नीचे से क्यों करना चाहिए, तैयार आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, तो पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, जैसे आपका प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, उत्पादन का समय, उत्पादन क्षमता, दुर्लभ संसाधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उत्पादनों की संख्या, भंडारण की क्षमता और उत्पादन लागत, ये सभी आपके यहाँ पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले घटक में आते हैं। क्लियर है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आगे जैसे क्वेश्चन है आपके जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे कवर करा दी, नहीं से आपके हाई चांस रहने वाले हैं। बाकी तो सर आपके ये क्वेश्चन है, इन्हें आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, वैसे ही मैं क्वेश्चन बहुत सारे सब पढ़ने सब मैं आपको बता भी दूँ तो वैसे मुझे पता है बहुत कम समय रह गया है, आपका एक ही दिन का समय है, तो पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जितना मैं बताता जाऊँ उतने में आपको क्या है ध्यान से पढ़ते जाना है। अब दोस्तों हम देखने वाले जो हमारा अध्याय 5 है बाजार संतुलन, इसके क्वेश्चन आंसर है। यहाँ से दोस्तों आप क्या है 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके अध्याय से 2 ही नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट वाले आते हैं। देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है बाजार का अर्थ लिखिए, बाजार के प्रमुख तत्व लिखिए, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बाजार तो आप जानते हैं, ओके, सब लोग क्या है बाजार जाते हैं, जो भी सामान खरीदना हम क्या जाते हैं तुरंत बाजार पहुंच जाते हैं। तो बाजार एक ऐसा माध्यम या अवस्था है जहाँ क्रेता यानी खरीदार और विक्रेता वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। अब ये दोनों रूप से बाजार कहलाता है, चाहे वो सारे रूप से यानी अपने आप शहर के अपने गांव के बाजार में जा रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप सामान मंगा रहे हैं, तो वो भी आपका क्या बाजार के अंतर्गत आएगा। ओके, तो फिर इसका नेक्स्ट बाजार के प्रमुख तत्व कौन लिखना है। तो जो क्रेता है, विक्रेता है, वस्तु या सेवा है, मूल्य है, ये सब में आपके बाजार के तत्व में शामिल होते हैं। संतुलन कीमत किसे कहते हैं। तो संतुलन कीमत के बारे क्या है, वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का अर्थ आपको पूछा जा रहा है। तो बाजार में किसी वस्तु के अधिमांग का अर्थ आपको बताया जा रहा है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप लेकर के एक बार तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने क्या क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के बैच को ज्वाइन किया है तो फिर आपको क्या कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। वहाँ मैंने आपको सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है, पहले ही से आपको सब कुछ तैयारी करा दी थी। और अभी तक आपने ज्वाइन किया क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा मेन जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसकी आपकी तबाही वाली तैयारी होती है। ओके, पहले ही से मैं आपकी सब तैयारी कराता हूँ, पूरे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हम तैयार कर लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ समझ लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट रहता है। प्रीवियस ईयर पेपर पूरे प्रैक्टिस हो जाती है, मॉडल पेपर आपका रहने वाला है। ओके, और सभी विषय की आपकी प्रॉपर तैयारी होती है। तो आप क्या है दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेन फायदा रहता है कि आपके सब पूरा पीडीएफ मटेरियल रहता है, तो आपको भटकना नहीं पड़ता है, केवल आपको पढ़ने में फोकस करना पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। बाजार में किसी वस्तु की अधिपूर्ति का अर्थ है। तो बाजार में किसी में अधिपूर्ति का अर्थ होता है जब किसी वस्तु की मांग की तुलना में उसकी आपूर्ति अधिक होती है, जिससे बाजार में उस वस्तु की बिक्री ना होने वाली अतिरिक्त मात्रा बच जाती है। यह स्थिति आमतौर पर संतुलन मूल्य से अधिक कीमत पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि मजदूरी की दर निर्धारक कहाँ होता है, मतलब मजदूरी की जो दर होता है उसका निर्धारण कहाँ होता है। फिर नेक्स्ट आपसे उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको रखना है, हाई चांसेस के आने के आपके। तो मजदूरी की जो दर का निर्धारण कहाँ होता है, तो श्रम बाजार में श्रम की मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। और उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत वह अधिकतम कीमत है जो सरकार किसी वस्तु या सेवा के लिए तय करती है ताकि उसकी कीमत एक निश्चित स्तर से ऊपर ना जा सके। उच्चतम यानी अधिकतम, कोई वस्तु है, ओके, जैसे सरसों का तेल है मान लीजिए, तो कह दिया कि 130 रुपए किलो है, इससे ऊपर नहीं, ये उच्चतम सीमा है, तो कोई भी जो बेचने वाला व्यक्ति होगा, ओके, विक्रेता होगा, वो 130 से ज्यादा नहीं बेच सकता, तो ये उच्चतम निर्धारित कीमत का मतलब। फिर आता है निम्नतम निर्धारित कीमत। निम्नतम निर्धारित कीमत किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत, न्यूनतम कानून मूल्य है जो बाजार में उसकी बिक्री के लिए तय करता है और फिक्स कर दिया है कि 90 रुपए लीटर, क्योंकि सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, इसी निम्नतम निर्धारित कीमत है। 90 रुपए से नीचे आपको मिल ही नहीं सकता, ये आपकी निम्नतम निर्धारित कीमत की बात हो रही है। मैंने आपको नॉर्मल बातें समझा, लिखना कैसे 2 नंबर में आता है क्वेश्चन आपका, तो 2 लाइन में आपको किस प्रकार से बताना है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ओके, व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न मांग आपका क्या होता है कि वह मांग है जो किसी वस्तु या सेवा की मांग से उत्पन्न होती है जो किसी अन्य संबंधित वस्तु या सेवा के उत्पादन या वितरण प्रक्रिया में शामिल होती है। सरल शब्दों में एक चीज की मांग सीधे तौर पर किसी दूसरी चीज की मांग पर निर्भर करती है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन अपनी तरफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर आपको बताना है। तो अधिमांग वह स्थिति है जब किसी कीमत पर बाजार में मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है जिससे कीमत बढ़ती है, और इसके विपरीत जो अधिपूर्ति होती है, जब किसी कीमत पर बाजार में पूर्ति मांग से अधिक होती है तो कीमतें क्या घटती है, तो ये आपकी अधिपूर्ति की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्ति में वृद्धि से कीमत कैसे प्रभावित होती है। बिल्कुल सिंपल है, आपका पूर्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो आपकी जो कीमत हो जाएगी वो क्या है, घट जाएगी। पूर्ति यानी आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बाजार में दिख रही है, ओके, तो वो उसकी जो कीमत है वो घट जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो विक्रेता होगी उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी और सबके पास स्टॉक है तो सबको अपने स्टॉक को निकालना चाहेंगे, इसलिए जो ग्राहकों को जो सामान मिलेगा वो क्या कम कीमत में मिलेगा। क्लियर है, वो आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। अगर मांग में कमी हो जाती है तो जो वस्तु की मांग में अगर कमी हो जा रही है तो कीमत भी उसकी क्या है, घट जाएगी। यानी कोई सामान है उसे कोई खरीदना नहीं चाहता तो उसे क्या सस्ते दामों में मिल जाएगा, और कोई अगर सामान है उसे सब लोग खरीदना चाहते हैं तो क्या है, वो क्या है, उसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। ये होती है मांग में कमी से कैसे प्रभावित होती है, तो बताया जा रहा है। अगर मांग में कमी होती है तो वस्तु की कीमत भी घट जाती है। ओके, नेक्स्ट है, कीमत प्राप्त करता फर्म क्या होती है। तो कीमत प्राप्त करता फर्म के बारे में बताया जा रहा है, वह फर्म होता है जो बाजार द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती है, क्योंकि उसके पास और उस कीमत के उत्पादन बेचने के अलावा और कोई यह विकल्प नहीं होता है, और व्यक्तिगत रूप से कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य निर्धारण क्या है, सामान्य मूल्य निर्धारण क्या है। तो ये आपका दिया हुआ है बाजार मूल्य निर्धारण के बारे में, फिर सामान्य मूल्य के बारे में दिया हुआ है। सामान्य मूल्य निर्धारण का अर्थ होता है किसी उत्पाद या सेवा के लिए एक ऐसी कीमत तय करना जो उसकी मांग और आपूर्ति के स्थायी शक्ति से निर्धारित होती है या फिर दीर्घकालीन बाजार की स्थितियों के अनुसार तय होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीमत उच्चतम सीमा तथा कीमत निम्नतम सीमा में आपको अंतर बताना है। तो ये आपका दिया है अंतर, कीमत उच्चतम सीमा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम अनुमत कीमत होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ताकि उपभोक्ता को क्या बेहतर प्रदान की जा सके। और वहीं जो निम्नतम सीमा होती है वह न्यूनतम कानून कीमत जिस पर किसी वस्तु या सेवा को बेचा जा सकता है। यह किसके लिए होता है, उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। जो कीमत उच्चतम की सीमा है ये किसके लिए किसकी हितों की रक्षा के लिए होता है, तो ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए, और निम्नतम सीमा है वो उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हम कैसे कह सकते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है। तो आपको बताया जा रहा है, बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग तब होती है जब किसी विशेष कीमत पर बाजार में उस वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो अधिमांग या अत्यधिक मांग कहते हैं। और यह अक्सर संतुलन कीमत से क्या है, कम होती है, क्योंकि कम कीमत पर होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके जो अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं वो भी आपको कंप्लीट करा दिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 4 वीडियो आई हैं। 4 वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता दिए। जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो देखिएगा तो आपकी कंप्लीट वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाएंगे, आपके
5 अध्याय के, और पार्ट 3 और पार्ट 4 वाली वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी का भी मैंने प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, तो उसे भी प्लेलिस्ट पर जाकर आप जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।